Hello everyone, I am Sanjay Prasad from Total Solution Academy. We are going to learn some important grammatical rules जो आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा, चाहे वह एग्जाम एकेडमिक हो या कम्पिटिटिव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अनफुलफिल्ड विश, डिजायर, कंडीशन वाले सेंटेंस जो होते हैं, ठीक है, उसका दो तरह से टेंस फॉर्म बनता है, एक प्रेजेंट टेंस में, एक पास्ट टेंस में। तो हमें रूल जानने से पहले ये समझना होगा कि अनफुलफिल्ड विश वाले सेंटेंस होते कैसे हैं। देखिए, अनफुलफिल्ड से नाम से ही समझ में आ रहा है आपको कि अनफुलफिल्ड वाले जो भी सेंटेंस होंगे वो कहीं ना कहीं एक काश लगा के शब्द आएगा कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश मैं डॉक्टर होता, ऐसा करके, ठीक है। काश मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ पाता। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको हम लोग अनफुलफिल्ड विश कहते हैं, जो कभी भी उस इच्छा को पूरा कर ही नहीं सकता है। ठीक है, पहला चीज। उसके बाद अनफुलफिल्ड विश का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे सेंटेंस का, तो वो उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है, दो तरह का क्लॉजेज होते हैं। एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक होता है मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज होता है वो वुड से जुड़ा होता है, और जो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो इफ से जुड़ा होता है। किससे? इफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रूल से समझते हैं। पहला है कि यदि इफ से जुड़ा हुआ कोई भी सेंटेंस रहेगा तो उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब टू आएगा, फिर जो नेक्स्ट सेंटेंस रहेगा वो सब्जेक्ट वुड प्लस वर्ब वन आएगा। एग्जांपल में देखिए, इफ आई वेंट देयर आई वुड डांस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन किस प्रकार से गलत करके देगा, लिख देगा इफ, ठीक है, इफ लिख देगा आई एम गोइंग, ठीक है, इफ आई एम गोइंग देयर, इस तरह से सेंटेंस रहेगा। तो आप खुद सोचिए कि इफ आई एम गोइंग देयर रहेगा तो आपको लगेगा कि अरे ठीक लग रहा है, बट ये गलत है। यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। ठीक, उसके बाद दूसरा हम समझते हैं कैसे होगा। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट की बातें हो, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, कि काश मैं डॉक्टर होता, काश मैं टीचर होता, काश मैं ये होता, इस तरह का जो भी होता है, तो उसमें जो आता है बीइंग के केस में जो आता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज, वर, हैव, हैज, ये सब आता है ना। तो उसी में अगर हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, अगर वो प्रेजेंट टेंस में रहे तो हमेशा और हमेशा वो वर लेगा, वाज कभी नहीं लेगा, इज कभी नहीं लेगा, आर कभी नहीं लेगा। समझे? उसके बाद जो मेन क्लॉज है वो सेम रूल पे जाएगा। थर्ड में देखो, यदि इफ ना रहे तब, अभी इफ था इसलिए हम पढ़े, यदि इफ ना रहे तो इफ ना रहे तो वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर कंप्लीमेंट आएगा, उसके बाद जो मेन क्लॉज का आपका स्ट्रक्चर है वो रहेगा। ठीक है, तो एग्जांपल में देखिए, यहाँ पे वर आई अ डॉक्टर आई वुड हेल्प यू। ठीक है, तो इफ रहेगा तब क्या होगा, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सेव यू। समझ में आया? ठीक है, आगे चले। अब अब अगर अनफुलफिल्ड विश, डिजायर या कंडीशन पास्ट टेंस में रहे, किस में रहे, पास्ट टेंस में, तो अगर पास्ट टेंस में रहता है तो उसमें दो तरह का स्ट्रक्चर बनता है, पहला तो इफ से और दूसरा इफ के बगैर। तो इफ से जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें क्या होता है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, और उसके बाद इधर जो है सब्जेक्ट वुड प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। समझे? तो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में हम देखें तो कैसे है, इफ ही हैड कम ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, एक बात बताते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे आप लोग सोचोगे बहुत बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं कंफ्यूजन कहाँ है, नहीं है। ठीक है, अगर पास्ट टेंस का फॉर्म पे रहे तो देखो हैड तो लगना है, जब हैड लगेगा क्योंकि वो पास्ट में है इसलिए हैड लगेगा, हैव तो लग नहीं सकता है। और हैड लगता है तो हैड तो अपने साथ क्या लेता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। उसी प्रकार से वुड क्या है, एक मॉडल है। तो वुड अगर मॉडल है तो वुड अपने साथ क्या लेगा, वर्ब वन लेगा। लेकिन चूंकि आना है वर्ब थ्री, तो वर्ब थ्री तो आएगा नहीं, इसी कारण से हम पहले क्या देते हैं, हैव लगाते हैं। और चूंकि मेन क्लॉज है तो मेन क्लॉज हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, इसलिए हैव लगा, और हैव के बाद वर्ब थ्री। तो इस स्ट्रक्चर को आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा है जब इफ ना रहे तब, तो इफ ना रहे तो सिंपल सा जैसे हम वाजवर में कर रहे थे उसमें कर रहे थे, तो इसमें जो है हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट जैसे है ऊपर का स्ट्रक्चर में उसी तरह से यहाँ। समझे? एग्जाम्पल में देखिए, हैड ही रीच्ड ऑन टाइम ही वुड हैव कॉट द ट्रेन। ठीक है, हैड ही रीच्ड ऑन टाइम ही वुड कॉट द ट्रेन। समझ रहे हो? तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है उसी पर काम करता है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट रूल है कि यदि दिस, दैट, इट के बाद कोई सेंटेंस इस तरह से रहे, दिस इज द, ठीक है, ऐसा रहे, दिस इज द फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस इज द ओनली,
दिस इज द बेस्ट या वर्स्ट या फाइनेस्ट या मोस्ट इंटरेस्ट, इस तरह का अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहेगा ना, तो कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा बात ये समझ लो कि इस तरह के स्ट्रक्चर के बाद जो आगे का जो सेंटेंस बनेगा वो किस टेंस फॉर्म पे जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे जाएगा। जैसे कि इट इज द सेकेंड टाइम दैट यू हैव कम हियर, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई हैव हियर्ड हर सॉन्ग। समझ में आया? तो ये चीज है। गॉट इट? आगे चले। देखिए कुछ वर्ड्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एज लॉन्ग एज, विथ, लेड बाय, इन कंडीशन टू, एंड नॉट, along with, like, dominated by, besides, including, together with, unlike, governed by, except by, सॉरी except, और आगे है includes, including, ठीक है। इस तरह के जो भी वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको देख के नहीं लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं इसमें दो नाउन आएंगे, एक नाउन आएगा इसके पहले, एक नाउन आएगा इसके बाद, है ना? समझे? तो इसमें हम कैसे वर्ब को फॉलो करवाएंगे भाई, कौन सा नाउन को वो देखेगा, है कि नहीं? तो इसमें याद रखिएगा कि अगर इस तरह के वर्ड से कोई भी दो नाउन जुड़ा रहे तो उसमें जो फर्स्ट नाउन है या फर्स्ट प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एज वेल एज यू गोइंग टू वॉच दिस मूवी, अब यहाँ पर एम के जगह पे आपको क्या लगा देगा, आर लगा देगा और इरर पूछ देगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सब एज वेल एज जो जुड़ा हुआ है उसमें जो फर्स्ट जो नाउन है वो कौन है, आई है। आई क्या लेता है अपने साथ, एम लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से माय मदर अलोंग विथ हर चिल्ड्रेन, तो अलोंग विथ से जुड़ा हुआ है, तो अलोंग विथ से जुड़ा हुआ दो नाउन है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, माय मदर जो पहले आई है तो माँ के अनुसार क्या, माँ क्या है, सिंगुलर में है, इसीलिए सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। समझ में आया? आसान है। आगे चले। रूल 15 क्या कहता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है चीजों को, कुछ कुछ वर्ड्स को आपको देखना है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई सेंटेंस मोर देन वन से स्टार्ट होता है, अगर कोई सेंटेंस मोर देन वन से स्टार्ट होता है तो उसके बाद जो भी नाउन आएगा वो किस फॉर्म पे आएगा, सिंगुलर आएगा। और वर्ब क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में मोर देन वन गर्ल हैज पास्ड दिस एग्जामिनेशन, तो यहां पर गर्ल भी क्या है, सिंगुलर, हैज भी क्या है, सिंगुलर। समझे? आगे देखते हैं। यदि कोई सेंटेंस मैनी, अ या एन जो भी रहेगा उसके बाद नाउन आता है, मैनी से स्टार्ट होता है उसके बाद ए या एन आता है, तो नाउन कैसा रहेगा, सिंगुलर रहेगा, लेकिन वर्ब क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। एग्जांपल में देखिए, मैनी अ मैन हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है, मैनी अ मैन हैज बीन अरेस्टेड। समझे? मिस्टेक है भाई यहाँ पे, यहाँ सिंगुलर होगा, ठीक है, वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर होगा मैनी अ मैन हैज बीन अरेस्टेड, ये सही है, ठीक। उसके बाद फिर है मैनी प्लस नाउन, और वो प्लूरल, अगर मैनी से स्टार्ट होगा तो नाउन प्लूरल, भर प्लूरल, नाउन प्लूरल, भर प्लूरल, दोनों प्लूरल होगा। सिर्फ मैनी बॉयज आर वेटिंग फॉर यू, यहाँ पर बॉयज है और यहाँ पर आर है, ठीक है। आगे देखते हैं। आ ग्रेट या गुड जो भी रहेगा उसके बाद मैनी लगा रहेगा, तब मतलब आ ग्रेट या गुड के बाद मैनी लगा रहेगा, तब क्या करेंगे, तब नाउन तो प्लूरल रहेगा और भर भी क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, दोनों प्लूरल रहेगा। तो इससे क्या समझे, हमें नाउन को देखना है, यदि नाउन सिंगुलर तो भर्ब सिंगुलर, यदि नाउन प्लूरल तो भर्ब प्लूरल। समझ में आया? तो यहाँ पर है अ ग्रेट मैनी गर्ल्स आर टू गो अब्रोड फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, गर्ल्स भी प्लूरल है और आर भी प्लूरल है। तो आपको क्या याद रखना है, मोर देन वन। आपको क्या याद रखना है, मैनी के बाद ए और एन रहा तो आपको क्या याद रखना है, मैनी, मैनी के बाद अगर ए एन ना रहे तब क्या करेंगे, और अ ग्रेट मैनी या अ गुड मैनी अगर रहे तो उसके बाद क्या। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। हम हर रोज 5 से 6 रूल पढ़ेंगे, ठीक है। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो हमें सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।